हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। तो आज हम आप सभी लोगों को क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का तीसरा लेसन है मानव जनन के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि इस लेसन में क्या हमको पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो चलिए आप लोगों को हम बताते हैं कि इसमें आप लोगों को कितना पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताएंगे, लिखा है लेसन 3 मानव जनन। तो जनन के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि जनन क्या है। लेसन कोई भी हो, सबसे पहले हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये हमें नहीं पता है कि जैसे लेसन हमें पढ़ना है और उसी के चीज के बारे में हमें नहीं पता है तो दिक्कत हो सकती है ना। तो पहले आप लोगों को बताते हैं जनन क्या है। तो जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया है जो जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, उसे जनन कहते हैं। यानी जनन वह प्रक्रिया है जो जीव अपने समान एक जीव की उत्पत्ति करता है, जनन कहलाता है। मानव एक जरायुज होता है। मानव क्या है? एक जरायुज होता है। जैसे कि आप लोगों को हम बताएं जनन की डिफिनेशन की, जीव जो है अपने समान एक जीव की उत्पत्ति करता है, जनन कहलाता है। जैसे मनुष्य जनन के द्वारा संभोग की क्रिया करके निषेचन करके अपने समान जीव के उत्पत्ति एक संतान की उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है बेटा। कि जैसे कहा जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं कि अंधे की संतान अंधी नहीं होती, लंगड़े की संतान लंगड़ी क्यों नहीं होती है? तो बेटा ये कोई स्वाभाविक नहीं है कि अंधे की संतान अंधी ही उत्पन्न होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार गुणसूत्रों का प्रभाव जरूर पड़ता है बेटा। ठीक है। तो जनन क्या है? वह प्रक्रिया जो जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, जनन कहलाता है बेटा। अब आपको बताते हैं कि इस लेसन में कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों को इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ना है, और भी सचित्र। नर जनन तंत्र सचित्र आपको पढ़ना है। चित्र सहित आपको पढ़ना है, जो आपका 5 नंबर में भी आता है। चित्र सहित आपको ध्यान देना है। मादा जनन तंत्र का चित्र सहित इसको भी आपको पढ़ना है। युग्मक जनन का, युग्मक की संरचना, आत्रोचक्र, निषेचन एवं अंतारोपण, संघभरता एवं परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्धोश्रावण। अर्थात कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लेसन से। युग्मक जनन को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन। युग्मक की संरचना को 2 भागों में बांटा गया है, शुक्राणु की संरचना और अंडाणु की संरचना। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, युग्मक जनन संरचना को, और युग्मक जनन को भी 2 भागों में, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में बांटा गया है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र जो है पुरुषों का होता है,
किसका होता है? पुरुषों का होता है। और मादा जो जनन तंत्र होता है ये महिलाओं में होता है। लेकिन जनन एक के माध्यम से नहीं हो सकता है। क्या पुरुष महिला ना हो तो क्या जनन कर सकती है? नहीं। जनन जो होता है बेटा ये दोनों के मध्य होता है। दो लोगों के मध्य की प्रक्रिया जनन है। एक लोगों के मध्य जनन नहीं हो सकता है। अगर महिला है और पुरुष नहीं है तो भी जनन नहीं हो सकता है। अगर पुरुष है नहीं है, अगर महिला है तो जनन नहीं हो सकता है। जनन दो लोगों के मध्य में होता है, एक लोगों के मध्य में जनन नहीं हो सकता है। तो जो नर जनन तंत्र है ये पुरुषों के माध्यम से होता है, मादा जनन तंत्र महिला, ठीक है। और युग्मक जनन को दो भागों में हमने बताया, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन। युग्मक की संरचना को दो भागों में, शुक्राणु की संरचना पढ़ना है, अंडाणु की संरचना। आत्रो चक्र क्या है बेटा? आत्रो चक्र आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे मासिक चक्र होता है ना, मंथो सर्किल, किसी किसी को आप लोगों ने अर्थात तो शब्दों में कहना चाहते हैं महीने में जो क्रिया होती है उसी को मासिक चक्र कहा जाता है, ठीक है। और निषेचन एवं अंतारोपण, निषेचन के पश्चात अंतारोपण होता है। संघभरता जो है परिवर्धन अंतारोपण के पश्चात, निषेचन के पश्चात होता है। प्रसव एवं दुग्ध का श्रावण, जब 9 माह का बच्चा हो जाता है तो जन्म के पश्चात, जब जन्म होता है तब उसके तुरंत पश्चात प्रसव और दुग्ध का श्रावण प्रारंभ हो जाता है। कुछ कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं के बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के पश्चात जो है तो दुग्ध का श्रावण सही रूप से नहीं होता है। तो प्रसव एवं दुग्ध श्रावण जो है तो निषेचन के पश्चात ही होता है, अर्थात तो कह सकते हैं हम इसको जब बच्चे का जन्म होता है जन्म के पश्चात ही दुग्ध का श्रावण होता है। तो मानव जनन लेसन में आप लोगों को इतना पढ़ना है। तो आज हम आप लोगों को सबसे पहले इसमें से बताएंगे नर जनन तंत्र के बारे में और मादा जनन तंत्र के बारे में, युग्मक जनन तंत्र के बारे में, युग्मक की संरचना, आत्रोचक, निषेचन एवं अंतारोपण, संघभरता एवं परिवर्धन, प्रसव एवं दुग्ध श्रावण, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं, ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, कम समय में आप लोगों को हम बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और अच्छी अच्छी चीजें बताते हुए आप लोगों को आगे की ओर बढ़ते हैं। नर जनन तंत्र, इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे कि नर जनन तंत्र क्या होता है। नर जनन तंत्र जो है तो अर्थात नर जनन अंगों को 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बेटा ये बांटा जा सकता है। कौन? नर जनन अंग। नर जनन तंत्र जो है ये 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आपका मुख्य जनन अंग। कौन है? मुख्य जनन अंग। और दूसरा आपका जो है तो दूसरा आपका हम कह सकते हैं सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग। और तीसरा हम सहायक जनन ग्रंथियां।
सहायक जनन ग्रंथियां। तो जो नर जनन तंत्र होता है इसको तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन अंगों में बांट सकते हैं, मुख्य जनन अंग, सहायक जनन अंग और सहायक जनन ग्रंथियां। तो आप लोगों को अब हम बताएंगे, क्या बताएंगे कि जो मुख्य जनन अंग है, तो मुख्य जनन अंग कौन सा है, मनुष्य का मुख्य जनन अंग कौन सा है। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा बेटा इस समय चल रही है, क्योंकि टेम्परेचर सुबह के ही टाइम में देखिए 35 और 33, 36, 37 पहुंच जाता है ना। दोपहर के बाद कितना पहुंच जाए कोई पता नहीं। ठीक है, फिर भी टेम्परेचर 43, 44 पहुंचता है। ठीक है, फिर भी आप लोग ग्रीष्म जो छुट्टियां चल रही हैं तो इसमें गर्मी को सहन करते हुए और पढ़ाई जरूर करना है। जो इस गर्मी में सहन करते हुए पढ़ाई करता है वही आगे की ओर बढ़ सकता है। तो इधर उधर ना भटकें और सीधे आप लोग फोकस करें, ध्यान दीजिए कहां पर हम हैं। तो मुख्य जनन अंग मनुष्य का कौन सा है ना। फिर से एक बार देख लेंगे, कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठे और लिखते रहें। हमने बताया नर जनन तंत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, तीन भागों में बांटा जा सकता है, मुख्य जनन अंग, सहायक जनन अंग और सहायक जनन ग्रंथियां, है ना। तो अब आप लोगों को बताएंगे कि हमारे शरीर का कौन सा भाग, कौन सा अंग मुख्य जनन अंग बा, है ना। तो देखेंगे हमारे शरीर का जो मुख्य अंग है वो है आपका वृषण। कौन सा है आपका, वृषण। हमारे जो शरीर है ना, तो इसमें मुख्य जनन अंग का जो बात करें तो मुख्य जनन अंग आपका वृषण है। कौन सा है, वृषण है। वृषण जो है तो वृषण मनुष्य में एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, मनुष्य में जो वृषण है ये एक जोड़ी होते हैं। वृषण कितने होते हैं, एक जोड़ी, वृषण एक जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी। क्या किसी के पुरुष में क्या दो होते हैं, तीन होते हैं, तीन नहीं होते हैं ना दो होते हैं। मनुष्य में जो वृषण है तो एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं। और ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। जो वृषण है तो वृषण मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी होता है और ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। ध्यान दे लेंगे, ये उदर गुहा कहां बताया गया, उदर गुहा मतलब बाहर, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश, जो वृषण है ये वृषण कोश में स्थित होता है। में क्या होता है, स्थित होता है। और वृषण लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना, वृषण जो है तो लगभग, वृषण लगभग बताया गया 4.5 सेंटीमीटर लंबा। वृषण जो है तो ये लगभग 4.5 सेंटीमीटर का क्या होता है, लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है ना।
वृषण की जो चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृषण जो है तो 3 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में जरूर बता देंगे। ठीक है, तो वृषण मनुष्य में एक जोड़ी होते हैं। ये उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण लगभग 4.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, अब आगे बात कर ले तो वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं। जो वृषण है, ठीक, वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, बस इतना ही आप इसमें बताएंगे। मुख्य जनन अंग में वृषण, वृषण को हमने बताया वृषण एक जोड़ी होते हैं। एक उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण लगभग बताया कि 4.5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से ये बना होता है। अब आगे बात कर ले हम, तो आगे अगर बात करें तो इसमें अब बात करते हैं मुख्य जनन अंग हो गया। अब आते हैं बात करते हैं हम सहायक जनन अंग के बारे में कि हमारे शरीर में सहायक जनन अंग कौन से हैं। पेन कॉपी सामने लेकर के बैठे और साथ साथ में लिखते रहें, स्क्रीनशॉट भी ले लें, अगर छूट रहा तो बाद में लिख लेंगे। सहायक जनन अंग कौन कौन से हैं हमारे शरीर में? सहायक जनन अंग कौन कौन से हैं? तो सहायक जनन अंग में बात करें तो शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी पहला। दूसरा बात करें तो शुक्राशय, तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका मूत्रमार्ग, चौथा शिश्न और पांचवा जो बात करें ये होता है एपिड डाइमिस, एपिडाइमिस। इस सहायक जनन अंग के 5 अंग होते हैं। सहायक जनन अंग के कितने अंग होते हैं? 5 जनन आपके अंग होते हैं। शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न और एपिडाइमिस, ये 5 आपके जनन अंग होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आप लोगों को बताएंगे हम। सबसे पहले शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न, एपिडाइमिस। ठीक है, हो गया। चलिए सबमिट कर रहे हैं। बताएंगे एपिड, एपिडाइमिस। एपिडाइमिस सहायक जनन अंग है। इसमें क्या होता है? ये लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ये कितने? ये बताया गया है कि ये लगभग में, ये लगभग 6 मीटर लंबी। कितनी? एपिडाइमिस जो है ये लगभग आपकी 6 मीटर लंबी, ठीक है, पतली तथा अत्यधिक कुंडित नलिका होती है और जो वृषण के अग्र पश्च तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायक है। एपिडाइमिस जो है इसको बताया गया कि ये 6 मीटर लंबी, पतली
और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ये वृषण जो होता है तो वृषण के अग्र और पश्च तथा जो भीतरी भाग है उसको ढकने का कार्य करती है। कौन? एपिडाइमिस। ठीक है। ए लगभग 6 मीटर लंबी पतली नलिका होती है जो वृषण के अग्र पश्च और भीतरी भाग को ढकने का कार्य करती है। अब बात कर ले शुक्राशय की या शुक्रवाहिनी की बात कर ले। शुक्रवाहिनी किसी के साथ बात कर ले। शुक्रवाहिनी जो है तो एपिडाइमिस जो है तो एपिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर एपिडाइमिस ये जो है तो इससे एक शुक्रवाहिनी निकल करके उधर गुहा में प्रवेश करते हुए मूत्र मार्ग के अधर जो भाग होता है उसमें खुलती है। एपिडाइमिस में शुक्रवाहिनी में बताया गया कि एपिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकल करके, है ना, एपिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकल करके उधर गुहा में प्रवेश करते हुए मूत्र मार्ग के अधर भाग में ये खुलते हैं। शुक्रवाहिनी हो गई, समझ में आ रहा है। अब इसके बात कर ले शुक्राशय की। शुक्राशय जो होता है तो यह एक द्विपालित थैलीनुमा जो शुक्राशय है ये द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित होता है और थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना है। थैलीनुमा क्या है? एक ग्रंथिल संरचना होती है। इसमें चिपचिपा द्रवस्रावित होता है। शुक्राशय से एक चिपचिपा द्रवस्रावित होता है जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। जो किसका मुख्य भाग बना लेता है? जो वीर्य होता है वीर्य का मुख्य भाग बना लेता है तथा शुक्राणुओं का पोषण करता है। किसका पोषण करता है? शुक्राणुओं का पोषण शुक्राशय करता है। अब बात करें मूत्र मार्ग की। जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र तथा वीर्य, ठीक है, जो मूत्र है, जो मूत्र मार्ग है, ये मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। इसके बाद शिश्न, सब लगभग में जानते सब लोग होंगे। शिश्न जो है तो मैथुन अंग है। शिश्न जो होता है इसको मैथुन अंग कहा जाता है। यह वृषण कोशों के मध्य में स्थित होता है। वृषण कोश कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके मध्य में ये स्थित होता है। ठीक है, जैसे कि ये है तो इधर फिर एक बीच में स्थित होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शिश्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिश्न कहा जाता है। ठीक है, और मूत्र मार्ग द्वारा ही वीर्य के साथ शुक्राणु बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब बात कर लें हम सहायक जनन ग्रंथियां। कौन सी? सहायक जनन ग्रंथियों के बारे में हम बात करते हैं। सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं? तो सहायक जनन ग्रंथियां प्रोस्टेट ग्रंथि है। नंबर 2 बात कर लें सहायक जनन ग्रंथियों में तो काउप्रेस ग्रंथि है। और नंबर 3 जो है तो आपके पेरिनियल ग्रंथियां हैं। पेरिनियल ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? पेरिनियल ग्रंथि है। तो ये 3 आपकी ग्रंथियां हैं। कितनी ग्रंथियां हैं? सहायक जनन ग्रंथियों में ये 3 आपकी ग्रंथियां हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, काउप्रेस ग्रंथि और पेरिनियल ग्रंथियां। ये 3 आपकी ग्रंथियां हैं। तो आपका जो नर जनन तंत्र है ये आपका पूरा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें
कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा, अच्छा लगा कि कैसा लगा। जैसा भी लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।